अभी घनश्याम जी ने यहाँ पर आपके बीच में इतिहास का जिक्र करते हुए जो कहा वो आपके फोल्डर में सबको मिल चुका है, अंग्रेजी और हिंदी में। और मैं ये कहूँगी कि इसको एक बार फिर पढ़िएगा और अपने दोस्तों, मित्रों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको फिर पढ़वाइएगा, क्योंकि इसमें आपका मान सम्मान भी बढ़ता है। आप यूनियन के मेंबर्स हैं, तो जो लोगों की सोच रहती है इनका काम तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहना है, धरने और जुलूस करते रहना है, फालतू की हड़तालें करते रहते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, अनार्किक लोग हैं, तो समझ में आए कि हम अनार्किक नहीं, हम जिम्मेदार लोग हैं। सरकार भी चलती है, हम लोगों की वजह से चल पाती है, और इसलिए उसके साथ साथ हम अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ते हैं। पहला तो मेरा आपसे ये सबमिशन है। दूसरा सबमिशन जो एजेंडा आइटम्स यहाँ बता है, मैं AITUC की तरफ से आपकी इन सब मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूँ। तो अपने इस एजेंडा आइटम्स को भी पढ़िए, दोस्तों को पढ़ाइए, जो आपके मेंबर्स नहीं उनको पढ़वाइए, फैमिली और फ्रेंड्स को पढ़वाइए, उनको समझ में आए कुछ भी नाजायज़ नहीं है जो हम मांग रहे हैं, ये भी हमारी हक हकूक़ की लड़ाई है। और जब मैं यहाँ डायस पे बैठी इस एजेंडा आइटम्स को पढ़ रही थी तो मैं बता पाई कि AITUC इसके साथ है। और जब मैं ये हिस्ट्री पढ़ रही थी तो हिस्ट्री पढ़ के मैं अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री में घुस गई, क्योंकि जब GL धर 1968 में ऑल इंडिया स्ट्राइक में एक्टिव थे तो तब मैं स्कूल की छात्रा थी, और उसके बाद से स्कूल टाइम में ही छात्र नेतागिरी शुरू कर दी थी। इसलिए मेरे लिंकेजेस उन सब लोगों के साथ थे जो ट्रेड यूनियंस में काम करते हैं, सोशल लेवल पे एक्टिव हैं। चूँकि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, उनका सारा का सारा सर्कल उसी टाइप का सारा सर्कल था। इसलिए मैं अपने स्कूल टाइम से ही बहुत से दिग्गज ट्रेड यूनियन लीडर्स को जानती थी, और ट्रेड यूनियनिज्म करना मेरा तभी से शौक था। तो मैं ये देख रही थी कि जब 82 का जिक्र इसमें आया हुआ है दूसरे नंबर पॉइंट पे, तो तब मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी थी। यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1970 में आने के बाद से आपके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की कोई ऐसी जद्दोजहद और लड़ाइयाँ नहीं हैं जिसमें कॉमरेड GL धर मुझे बुलाते नहीं थे। कहते थे कि तुम युवा हो, छात्रों के नेता हो, आओ तुम भी यहाँ पर बोलो। तो जहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में और दूसरी जगहों पे अपना एक किस्म का फील्ड लेवल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं वो हासिल किया, उस ट्रेनिंग में आपके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो लड़ाइयाँ हैं वो भी, उसका भी हिस्सा उसमें पड़ता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। उससे पहले 1979 का जिक्र है। तो 1979 में एग्जैक्टली जब ये प्रोटेस्ट की बात की जा रही है ग्रुप C, ग्रुप D एम्प्लॉयज़ के सिलसिले में, तब मैं MSc के बाद लॉ की स्टूडेंट थी और लॉ फाइनल ईयर में थी 79 में। उस टाइम में भी मुझे याद है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया की जनरल सेक्रेटरी चुनी जा चुकी थी ISF की, तो मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो बड़ी बड़ी सभाएं, वो पीछे जो लॉन्स बने हुए हैं, अब तो बोट क्लब भी चला गया, तो बोट क्लब पे होती थी, जद्दोजहद होती थी। लंच आवर्स में उसी बोट क्लब के साथ ही बगल में उन बिल्डिंगें जो आपकी बनी हुई हैं जहाँ आपके ऑफिसेज हैं, उसी के यहाँ पर मीटिंगें ज़्यादातर होती थी। और GL धर को माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी, बिना माइक के भी बहुत उनकी आवाज़ दूर तक जाती थी। तो मैं कहती थी मैं बोलूँगी तो मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, वो बोले पहुँचेगी, जोर लगाओ, पहुँचेगी, बिना माइक के भी बोलो। तो लंच आवर मीटिंग बिना माइक के भी बहुत बड़ी होती थी। तो केवल ये स्ट्राइक्स का ही जिक्र नहीं है, इन स्ट्राइक्स की प्रिपरेशंस के लिए कितनी मीटिंगें होती थी।
कितने ब्लॉक्स में होती थी, जीबी मीटिंग्स होती थी। तो रात दिन ये पूरी की पूरी टीम, जिसका बार बार इसमें मेंशन है, वो एक्टिव रहती थी और उन एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोगों को भागीदारी करने को मिली। और फिर 1992 की स्ट्रगल का भी जिक्र है। तब मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की नेशनल लीडरशिप से मुक्त हो चुकी थी 86 बिगनिंग में। मैं ऑलरेडी ट्रेड यूनियनिज्म कर रही थी, साथ में महिला आंदोलन से जुड़ी हुई थी और छात्र आंदोलन को गाइडेंस देने का भी साथ साथ काम करती थी। तो उसके बाद का सारा फेज वो है जब मैं ऑलरेडी AITUC के अंदर सक्रियता निभा रही थी स्टेट लेवल पे। और 1994 में GL धर और मैं दोनों एक साथ ही AITUC का जो सम्मेलन हुआ था पटना में, उसमें AITUC के नेशनल सेक्रेटरीज बन के पहुंचे थे। तो वो मेरे फिर कुलीग की तरह थे। तो जब यहाँ वो लीडरी करते थे तो मैं स्टूडेंट मूवमेंट में थी। तो मैंने आपको कहा मेरे लिए लर्निंग ग्राउंड थी। उससे चलते चलते मेरा कॉमरेड GL धर से या कॉमरेड इकबाल से या कॉमरेड भीम से, जब वो आते थे एटक हेडक्वार्टर में भी अपनी मीटिंगों के लिए, चर्चा के लिए, तो वो फिर मेरे कुलीग्स के रूप में मेरे साथ थे। तो इसको भी मैं कहूँगी कि अपने साथियों में फोटो कापियाँ करके फर्दर बंटवाइए, क्योंकि ये आपकी यूनियन के इतिहास के बारे में है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जिनको आप सदस्यता में लाना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, अपने साथ जोड़ना चाहते हो, यूनाइटेड तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी होगा। अभी भाटिया जी ने भी बहुत कुछ आंदोलनों के दौर में बताते हुए अपना अनुभव बताया। रिटायरमेंट के बाद भी उनका इतना लगाव है, वो आप लोगों के संघर्ष के अंदर शामिल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जिनका जिक्र किया कि स्टार्टिंग डेज के अंदर से ये इसमें है, तो उनका भी आप लोगों को सहयोग और गाइडेंस मिलती रहेगी। पर इसमें से हमें दिखता क्या है कि कुछ भी यूनाइट हुए बिना और लड़े बिना नहीं मिलता। लबोलबाब सार ये है और उसी पे मैं चर्चा करना चाहती हूँ। अगर लबोलबाब यही सार है तो सार यही है यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाना, जितने भी लोगों से बड़ी यूनाइटेड मोर्चा हो सके उसको बनाना। और ये हमेशा याद रखना, हुकूमतें कभी भी तश्तरी में रख के कुछ नहीं दिया करती। और आपकी ये जो लड़ाइयों का चिट्ठा है वो कितने प्राइम मिनिस्टर्स की होते हुए हुआ, तो उससे फर्क पड़ता है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेके बीच में बहुत से प्रधानमंत्री हुए और आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। तो हमारी तो हर प्रधानमंत्री के दौर में लड़ाई है। तो फिर हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई जस्टिस की लड़ाई है। जब हम काम देते हैं सरकार को चलाने के लिए और कोरोना जैसी महामारी में घर पे नहीं बैठते हैं, बीमार होते हैं तो भी काम करते रहते हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हमारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज, हमारे बताइए क्या बिजली बंद हुई उस टाइम? बंद नहीं हुई, क्योंकि बिजली का प्रोडक्शन चल रहा था, बिजली का वितरण चल रहा था, कर्मचारी फील्ड में एक्टिव था और कर्मचारी सेवा देने में एक्टिव था। आप मुझे बताइए क्या बैंक्स बंद हुए? नहीं बंद हुए। क्या बैंक सेवाएं जारी नहीं रही? लगातार जारी नहीं। इंश्योरेंस जारी नहीं रहा? बिल्कुल रहा। क्या हमारी नलकियों में पानी आना बंद हो गया था? नहीं। हमारे वाटर डिपार्टमेंट्स के सहयोगी, हमारे कर्मचारी सब काम कर रहे थे, हर घर में पानी पहुंच रहा था। तो पानी का रखरखाव और पानी का वितरण किया नहीं क्या हमारे लोगों ने? क्या हमारे लोगों ने कोल नहीं निकाला? आज आप अखबार उठाइए, कल के अखबार उठाइए, शोर मचा हुआ है, कोयला नहीं पहुंच रहा है, कोयला नहीं पहुंचेगी तो बिजली उत्पादन नहीं होगा। दिल्ली की तरफ से शोर है, एक दिन का कोयला बचा है, फिर बिजली उत्पादन रुकेगा। तो क्या कोयले के बिना उत्पादन होगा या हाइड्रो के बिना उत्पादन होगा? जो भी सोर्स है हमारे बिजली उत्पादन का, क्या वो ठप हुआ कोरोना के टाइम पे? हमारे सब कर्मचारी
कोयले की एक्सप्लोरेशन में लगे थे, उसकी लदाई में लगे थे और बिजली जहां उत्पादन होनी है वहां तक पहुंचा रहे थे। हर उद्योग कोयले के बिना नहीं चल सकता, काम हो रहा था। तो कौन सा सेक्टर बंद था? क्या स्टील बंद था? क्या कॉपर बंद था? क्या बॉक्साइट बंद था? कुछ भी बंद नहीं था। ना माइनिंग बंद थी, ना इंडस्ट्री बंद थी जो पब्लिक सेक्टर के तहत चलती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के तहत चलती। एंड ऑफ कोर्स हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम, गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम तो एक्टिव था ही। तो जो फ्रंट फाइटर्स थे, कोरोना वॉरियर्स थे, वो कोरोना वॉरियर्स केवल हमारे डॉक्टर्स नहीं थे, वो तो सबसे आगे थे। डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, हमारे टेक्निकल स्टाफ था, हमारे सफाई कर्मचारी थे, वो सब लोग थे उसमें। लेकिन क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज, क्या हम कोरोना वॉरियर्स नहीं थे? कोरोना वॉरियर्स थे। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट्स कोई सी भी हो, उन गवर्नमेंट्स के तहत अगर हम समझें कि उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क हमें जस्टिस नहीं दे रही है, हमसे जस्टिस छीन रही है, हमारी सेवाओं को बेहतर करने की बजाय कुंद कर रही है और हमारे जो अधिकार बनते हैं उन अधिकारों को छीन रही है, तो गवर्नमेंट ABCD किसी की भी हो, गवर्नमेंट लेफ्ट राइट सेंटर किसी की भी हो, यूनियन का काम है, यूनियन का फर्ज है कि वो डट करके अपनी मांगों को लेकर के खड़ा हो। ये लेसन हमें कहां से मिलता है? जिन लोगों ने इन यूनियंस को खड़ा किया जो आपकी हैं, या दूसरे विभागों की यूनियन जो इंडिपेंडेंस से भी पहले खड़ी हुई, उनको ताकत कहां से मिली? और जो जिक्र किया कॉमरेड घनश्याम ने कि ये सबसे पुराना नेशनल सेंटर है ये ITUC, तो ये 1920 में बना। अक्टूबर 31 को कॉन्फ्रेंस शुरू होती है बॉम्बे में। उस कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन करवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। उनकी मृत्यु हो गई इसलिए वो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो उसके फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय। आपके बीच में जो जिक्र आया पंडित नेहरू, वो प्रेसिडेंट रहे ITUC के एक समय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट रहे ITUC के। VV गिरी जी प्रेसिडेंट रहे ITUC के और लाला लाजपत राय फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। CR दास ऑफिस बेरर रहे, सरोजिनी नायडू ऑफिस बेरर रही। फ्रीडम मूवमेंट के शीर्ष नेता अपने आप को ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ जोड़ने में फख्र महसूस करते थे। क्यों फख्र महसूस करते थे? उसको हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मैं आपकी सब मांगों के साथ हूं, AITUC आपके साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, लेकिन हम अपनी पहचान को कभी नहीं भूलें। और हमें ये कहना चाहिए, यहां जिक्र आया बार बार स्ट्राइक का, आपकी हिस्ट्री के बारे में। हमारे देश के मजदूर ने अपनी लड़ाई हड़ताल से शुरू की थी। 1827 में पहली हड़ताल दर्ज है हिंदुस्तान की लेबर मूवमेंट में। कोई यूनियन नाम का शब्द नहीं पता था उनको और ना ही कोई यूनियन थी। लेकिन अंग्रेजों की उस हुकूमत के समय जो मजदूरों के साथ बीत रहा था, कोई सुनिश्चित घंटे तक नहीं थे, जानवरों की तरह उनसे काम लिया जाता था। तो वर्कर्स ने हड़ताल की। वो पहली हड़ताल 1827 में दर्ज है और उसके बाद हड़तालों का सिलसिला ही सिलसिला है। दो काम और हो रहे थे साथ साथ। जब मजदूर आवाज उठा रहा था, हमारा आदिवासी आवाज उठा रहा था, क्योंकि अंग्रेज जंगलों से उनको बेदखल कर रहे थे और अंग्रेज उन जंगलों के अंदर जो पूंजी है उस पूंजी का दोहन करना चाहते थे। और तीसरा तबका जिसको हताश कर रहे थे अंग्रेज, वो हमारा किसान था। हमारे काश्तकारों को तो बर्बाद किया ही गया, हमारे किसानों की जमीनें छीनी गई, उनको बेघर बेजमीन बनाया गया। और ये लोग दबे कुचले पिछले सब कुछ हारे हुए लोग काम ढूंढने के लिए जहां तहां निकले तो वो मजदूर बने। तो मजदूर की हालत हम सोच सकते हैं। लेकिन इन तीनों सेक्शंस की लड़ाई, इतिहास में जो विद्रोह हुए बड़े बड़े, इन्होंने 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को जन्म दिया। इसलिए मैं आज दावे से कह सकती हूँ, हमारे वर्किंग मासेस,
हमारे किसानों के उस समय के विद्रोह और आंदोलन और हमारे आदिवासियों के उस समय के विद्रोह और आंदोलन। उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत को चुनौती देने की। 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, इसको करने में वर्किंग क्लास का, मजदूरों का, एम्प्लॉइज का, कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल रहा। अंग्रेजों ने तो अपनी तरफ से कुचल दिया इस स्वतंत्रता संग्राम को, लेकिन 4 साल के भीतर इस देश के अंदर फिर से आवाज किसकी उठी? वर्कर्स की उठी। 1861-62 ऑनवर्ड्स हम फिर से देखते हैं दर्जनों हड़तालें मजदूरों से अपनी मांगों को लेकर के होती है, और फिर कुछ कुछ यूनियन बनने का सिलसिला शुरू होता है। और आप जानते हो कल 1 मई है, ये मई दिवस है। मजदूर मई दिवस पे अपने अपने झंडे फहराते हैं, और 1886 के अंदर जो चिकागो के अंदर मजदूरों के ऊपर तशद्दुद हुआ, उनके 8 नेता गिरफ्तार हुए, 4 को फांसी हुई, 3 को उम्र कैद हुई, 1 की जेल में मृत्यु हो गई। उन्होंने लड़ाई 1 मई 1886 से काम के घंटे सुनिश्चित करने की शुरू की थी, और ये पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी। हिंदुस्तान के मजदूरों को फख्र है कि हमने उस मांग को 20 बरस पहले 1866 में हमारे देश के वर्कर्स ने उठाया था। 1886 की उस घटना के बाद 1889 जो आता है, 90 से 1 बरस पहले, तब इंटरनेशनली वर्कर्स की एक एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, और 1890 से मई दिवस मनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी, आवाज क्या थी अपने देश में और बाहर? मैं ये इसलिए इशू उठा रही हूं कि ये कोशिश की जा रही है कि काम के घंटे बढ़ाए जाएं। कहा जा रहा है कि 48 घंटे रखेंगे, लेकिन 12 घंटे का काम करो, 4 दिन के देंगे। लड़ाई कहां से शुरू हुई दुनिया के अंदर मजदूरों की? कि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम क्रिएटिव बीइंग हैं। तुम हमें गधे की तरह, घोड़े की तरह, ऊंट की तरह, हाथी की तरह हमसे काम लेके दाना फेंक के और फिर अगले दिन फिर हमसे काम लो, ये नहीं चलेगा। हम मानव हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मजदूरों के इतिहास ने मानव अधिकार के इतिहास की शुरुआत की। वर्कर्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, इस बात को खड़ा किया, और काम के घंटे सुनिश्चित करो, हमारे हाथों को काम दो, काम के घंटे सुनिश्चित करो, काम के पूरे दाम दो, हमें काम के स्थान पे सुरक्षा दो, और फिर हमारे बुढ़ापे की गारंटी करो, जिसको सोशल सिक्योरिटी कहा गया, जिसको आप पेंशन कहते हैं। तो हमें किसी ने भीख में कभी कुछ नहीं दिया, और आपके 51-52 में आपकी यूनियन के रिकॉग्नाइज होने के बाद से आपकी हिस्ट्री ही स्ट्रगल्स की है, और स्ट्रगल नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। और मैं आपसे कह रही हूँ कि 19वीं सेंचुरी से आपके पुरखों ने लड़ा, और सेंचुरी का अंत आते आते जब यूनियनाइजेशन तेज हुई, डिफेंस में बन गई, रेलवे में बन गई, जूट मिल्स में बन गई, टेक्सटाइल मिल में बन गई, प्रिंटिंग प्रेसेस में बन गई, और जितनी एक्टिविटीज होती थी सब जगह यूनियनाइजेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया। और फिर हमारी 20वीं सदी शुरू होती है। 1900 से लेके 1920 तक का जो 20 साल का अरसा है AITUC के बनने का, इस 20 साल के अरसे में सैकड़ों हड़तालें दर्ज हैं हिंदुस्तान के इतिहास में। मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी हूँ, सामने लेबर मिनिस्ट्री है, उस लाइब्रेरी में जाके देखें तो ब्रिटिश काल की वो सारी की सारी किताबें जो लेबर हिस्ट्री में है वो बताती हैं हमारा स्ट्रगल, वहां लिखा हुआ है पूरा। इसी यहाँ लाइब्रेरी में भी आपको मिलेगा, दुनिया की लाइब्रेरीज में मिलेगा। इसलिए हमने 1900 से 1920 का जो पीरियड है वो भी पूरा लड़ाइयों का भरा हुआ है, और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। तो इस देश के मजदूरों का कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था, अपने अपने एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री वाइज संगठन थे। पर एक आह्वान हुआ आजादी के आंदोलन का कि बाल गंगाधर तिलक को रिहा करो, तो पूरे देश का मजदूर और वो सब लीडर कितने चैतन्य होंगे, कितने ज्यादा जागरूक होंगे कि कोई नेशनल कॉल किसी ट्रेड यूनियन सेंटर से नहीं आई, क्योंकि था नहीं ट्रेड यूनियन सेंटर, लेकिन एक आह्वान होता है आजादी के
के आंदोलन का, और फिर वो पूरा का पूरा देश मजदूर उसमें हड़ताल में जाता है। उससे मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ, हमारी फ्रीडम मूवमेंट और हमारी लेबर मूवमेंट की हमेशा बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही। इसलिए हमारे देश का जो श्रमिक था वो देश को आजाद कराने में जहां आगे था, वहीं फिर देश का रास्ता तय करने में आगे था, और वहीं फिर वो देश को बनाने में आगे था। और 1920 में AITUC बनती है, बाल गंगाधर तिलक तैयारी कराते हैं, क्योंकि वो बहुत इम्प्रेस्ड थे कि वर्कर्स ने इतने बड़े दमखम के ऊपर अपनी ताकत दिखाई है कि वो अपने लिए भी लड़ सकते हैं और वो देश के लिए भी लड़ सकते हैं, तो इनका एक राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए। तो वो राष्ट्रीय संगठन बना जिसमें हर विचारधारा के लोग जो यूनियनें बनाते थे सभी उसमें सम्मिलित थे, और एटक नेशनल सेंटर बना। 47 तक यही एक सेंटर था। उसके बाद 47 में INTUC बना, 48 में HMS बना, फिर 56 में BMS बना, फिर इस बीच में TUCC और UTUC वगैरह बने, और फिर हम देखते हैं 70 के दशक में C2 बनता है, फिर हम देखते हैं कि उसके बाद 80 के दशक में ICCTU बनता है। ऐसे करके बहुत सी यूनियंस बनी, और आपके यहाँ पर अपने लेवल पे यूनियन का प्रोसेस शुरू हुआ, और AITUC की लीडरशिप करने वाले लोगों ने आपके बीच में आकर के उस काम को किया, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी गठित करने के अंदर। तो मैं AITUC की तरफ से जहां आपको ये कहना चाह रही हूं कि आपकी मांगे जायज हैं, आपके संघर्ष रहे हैं, उन संघर्षों को आप आगे बढ़ाते रहे हैं। तो जो जिक्र हुआ यहाँ पर, उसी हिसाब से आने वाले दिनों में संघर्षों के लिए तैयार होना होगा। भाटिया जी ने कहा 5th पे कमीशन बहुत बढ़िया था, है? क्यों मिल पाया वो बढ़िया कमीशन? क्योंकि AITUC के जनरल सेक्रेटरी रह चुके इंद्रजीत गुप्ता उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे गवर्नमेंट में, और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम नहीं मानते इनकी मांगे, 5th पे कमीशन दे इनको, ये वाली चीजें दे दे, कैसे मान ले? इंद्रजीत गुप्ता ने कहा यही होगा। उदित राज जी चिदम्बरम थे फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त। भाटिया जी मैं ठीक कह रही हूँ? और ये मीटिंग में थे, मैं AITUC हेडक्वार्टर में थी, मुझे तो मालूम है वो मेरे महामंत्री थे, रह चुके थे, होम मिनिस्ट्री में आए तो उनको वो पोस्ट उन्होंने छोड़ी थी। तो होम मिनिस्टर थे वो, AITUC बैकग्राउंड से थे, झूठ मिलके वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करते करते वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे थे। बहुत संभ्रांत परिवार से थे, इंग्लैंड में जाके पढ़े, कुछ भी ऊंचाइयों पे रह सकते थे, पर आकर के मजदूरों के बीच में काम करना शुरू किया, और वहां से वो चढ़े थे, और सबसे ज्यादा लंबा समय पार्लियामेंट के वो MP थे। सिंपल जिंदगी जीने वाले होम मिनिस्टर, इसी आपके जो वेस्टर्न कोर्ट है, उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था। जो एज MP बन के आए थे तो उन्होंने कहा मैं होम मिनिस्टर हूं तो मेरे को कोई पंख नहीं लग गए, मैं वहीं रहूंगा, और वो वहीं रहते थे। वो इंद्रजीत गुप्ता जो ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड के थे, वो आपका दर्द समझते थे, और इसीलिए उन्होंने पोजीशन ली। उन्होंने कहा कम व्हाट मे, अगर मैं इस गवर्नमेंट के अंदर हूं तो जस्टिस कैसे नहीं मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, और जस्टिस मिला। उससे बेहतर 5th पे कमीशन से बेहतर कोई पे कमीशन हमें नहीं था। अभी 7th पे कमीशन के तो झंझट अभी बहुत सारे बाकी हैं, पूरे नहीं हुए हैं, बहुत सी डिमांड्स बीच में हैं, और इसी बीच में हमने देखा कि हमारी पेंशन स्कीम ही ओल्ड पेंशन स्कीम चली गई और नई पेंशन स्कीम लाई गई, और वो नई पेंशन स्कीम को भी अब ये वाइंड अप करना चाह रहे हैं, EPS 95 को भी वाइंड अप करना चाह रहे हैं। और जो लेबर कोड्स आ रहे हैं, आप कह रहे हो यूनियन को मजबूत करेंगे, मेंबरशिप बढ़ाएंगे, अपनी लड़ाई बढ़ाएंगे, और ये हमारा लेबर कोड्स के जरिए से राइट टू स्ट्राइक ही खत्म कर रहे हैं। लेबर कोड्स के जरिए से यूनियन बनाना मुश्किल कर रहे हैं, उसकी रिकॉग्निशन मुश्किल कर रहे हैं, उसकी डी रिकॉग्निशन के प्रावधान ला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 60 लाख के करीब वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं और वो भरी नहीं जा रही है, और हमारा नौजवान 26 जनवरी जैसे
पे जो रिपब्लिक डे होता है, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर प्रदर्शन करने पे मजबूर होता है कि हमें रोजगार चाहिए। एंट्रेंस दे चुके हैं, टेस्ट पास कर चुके हैं, सिलेक्शन हो चुकी है, उनको जॉब नहीं मिल रहा और पोस्ट खाली पड़ी। और जो पोस्ट सैंक्शन है, अगर 2 साल वो भरी नहीं जाएगी तो वो डूब जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, बहुत चिंता का विषय है। हमारी यंगर जनरेशन जो टोटल अनएम्प्लॉयड है इस देश के अंदर 50% से ज्यादा, उसमें 25 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं। बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो ऐसे में हमें अपनी जॉब को सुरक्षित रखना, अपनी जॉब में और लोगों को जोड़ना कि रिक्रूटमेंट हो सके, हमारी मिली ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल होना वो हम चाहते हैं। प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, रुकी हैं, ये पूरा चिट्ठा सारी डिमांड लिखी है, मैं एक एक नहीं बोलना चाहती हूँ। आई नो ऑल दीज डिमांड्स, इसीलिए मैंने सपोर्ट आपको जारी किया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये लेबर कोड्स का जो इशू है, लेबर रिफॉर्म्स का जो इशू है, और फिर अभी हमने कहा कि DRDA आपने क्यों फ्रीज किया, और हम लोग लड़ रहे थे कि मिलना चाहिए, और परसों फिर आ गए कि नहीं देंगे, आपका DRDA फ्रीज किया, नहीं देंगे हम। तो बहुत सारे लोग अभी लटके हुए हैं उसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं। नटशेल में गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और हम इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको हम ही लोग चुनते हैं, आम आवाम चुनता है। और अगर हम ऑर्गेनाइज्ड फोर्स एज ट्रेड यूनियंस गवर्नमेंट पॉलिसीज को जहां पर हम रॉन्ग माने और लड़े नहीं, तो फिर हम कसूरवार हैं। हम अपने को भी जवाब दें, समाज को भी जवाब दें। और इसलिए ट्रेड यूनियनिज्म करना फख्र की बात है। आप इतिहास के जागरूक हिस्सा हो, और ये हमने अपने पुरखों से 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी में आके प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक हमने सीखा है। और इसलिए इसी सबक के जरिए से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां मैं उन सारे दिग्गजों को सलाम करती हूं जो हमारे बीच में नहीं है, जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हो आपकी यूनियंस बनाने का, उसके साथ साथ मैं उनको भी सलाम करती हूं जो रिटायरमेंट के बाद भी, कितनी भी उम्र के बाद भी आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आप सबको भी मैं सलाम करती हूँ कि आप लोग पहल करके आपकी जो बाइएनियल 2 साल पे कॉन्फ्रेंस होती है आप कर रहे हो, लेकिन आप उसके बियॉन्ड भी कुछ सोच रहे हो। इसलिए आप सबको भी मेरा सलाम है, मेरा शुक्रिया भी है। मैं ये कहूँगी केवल सलाम ही नहीं, शुक्रिया भी है कि आप यूनियनाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हो। मेरा आपसे यही कहना है कि कभी नहीं समझे कि कोई भी लड़ाई आइसोलेशन में जीती जा सकती। आज ये जो इश्यूज उठ रहे हैं वो बियॉन्ड अस है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के नहीं है। चाहे वो पेंशन के इश्यूज हो, चाहे वेजेस के इश्यूज हो, नेगोशिएशन के इश्यूज हो। और आप याद रखिए, अगर हम यूनाइटेड होकर के आगे नहीं बढ़ते, अगर हम अपनी लड़ाइयों को दूसरे ट्रेड यूनियन के अदारे जो गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर लड़ रहे हैं उनके साथ जोड़ के नहीं करते हैं, तो 7th पे कमीशन आपका लास्ट पे कमीशन होगा। और बायलैटरल सेटलमेंट्स जो हो रही हैं, वेज नेगोशिएशंस, वो लास्ट होगी, आगे कभी नहीं होंगे। और यूनियंस का जो रुतबा था इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस का, 7 साल से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई पूछेगा नहीं इस देश के अंदर। और वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन सी है? वर्किंग पॉपुलेशन है। वो गवर्नमेंट और आउटसाइड गवर्नमेंट वर्किंग पॉपुलेशन है जिसकी वजह से मुल्क चलता है। और इसलिए हम समझते हैं इन सारी बैकग्राउंड के अंदर आपको चाहिए कि आप फैक्ट्स और फिगर्स के साथ भी समझें कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है, महंगाई का सूचकांक कहाँ बढ़ रहा है, RBI से पैसे लिए जाते हैं, खर्च नहीं हो रहे हैं, और इतना पैसा ना इकट्ठा किया जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? और आप जब हम डिमांड रखते हैं तो आप कहते हैं पैसा नहीं है सरकार के पास। कैसे मान लें हम पैसा नहीं? इस देश के लोग काम कर रहे हैं, वेल्थ प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेल्थ प्रोड्यूसर और सर्विस गिवर्स, यही है कर्मचारी और वर्कर की पहचान। तो जब हम वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, धन उत्पत्ति करते हैं और हम सेवाएं देते हैं, तो फिर जो केक तैयार होता है उस केक में हमारा हिस्सा कहाँ है? ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही, कोई हमको देख नहीं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए और इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं सफलता के लिए देती हूँ। धन्यवाद।